पर ही आता हूं जिससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल आई है, इसको इनकार करने लायक की बात नहीं है। अब ये राजनीति के लिहाज से बहुत बेहतर कहा जा सके उत्तर प्रदेश की, वो बात अलग है क्योंकि सबको मौका मिला है, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को एक खांचे में रखा। उन्होंने राहुल गांधी, आपके सर्वमान्य सबसे बड़े नेता को उन्होंने कहा कि जब वो उत्तर में होते हैं तो दक्षिण की बुराई करते हैं, जब दक्षिण में होते हैं तो उत्तर की बुराई करते हैं, जब देश के बाहर होते हैं तो देश की बुराई करते हैं, और इतना अच्छा नमूना तो बना रहना चाहिए। जी राजीव भाई, सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश ने वास्तव में एक ऐसे नमूने को चुना है जिसने वैमनस्यता फैलाने के अलावा उत्तर प्रदेश में विकास का पहिया जाम कर दिया। आखिर नफरत का बाजार कब तक गर्म रहेगा? मुस्लिम समुदाय से खुली नफरत इनके सामने आ रही है। गंगा जमनी तहजीब का उत्तर प्रदेश, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में बड़े प्रेम से रहते हैं। मैं उस नगरी से आता हूं जिसे आगरा प्रेम की नगरी कहते हैं, जहां मैंने जमुना किनारे हिंदू को मुसलमान से सलाम वालेकुम करते हुए देखा है और देखता हूं, और मुसलमान को हिंदू भाइयों से राम राम कहते हुए, और सरदार अगर निकलता है तो उनसे नमस्कार अलग होती है। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल कहते जी। ऐसे गंगा जमुनी तहजीब के अंदर ये नफरत का बाजार कब तक गर्म करेंगे? राहुल जी के प्रति इनका जो वक्तव्य है वो बहुत ही निंदनीय है। ये राहुल जी को नमूने कहते हैं, मुझे तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नमूना ये नजर आते हैं। इनको शायद ये भान नहीं है, इनको संज्ञान में नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरजमी पर किस प्रकार से काम करना है। बिकॉज ये 30 साल सुशासन के 30 माह अभी 2.5 साल पूरे होने पर इस सरकार के गिना रहे थे, और उसमें वायदा किया था कि 25 लाख लोगों को 2 साल के अंदर नौकरी देंगे। भाई, रोजगार की आप बात क्यों नहीं करते? आप हिंदू मुस्लिम की बेमनस्यता की बात करते रहेंगे। मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं, शायद उत्तर प्रदेश के सूबे के मुखिया ने व्यक्तिगत तौर पर निकल कर नहीं देखा है कि उत्तर प्रदेश की सरजमी पर जहां गांव देहात में और शहर की बस्तियों में वहां हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी, ईसाई भी, पारसी भी, सभी धर्म, बौद्ध भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं। सभी धर्मों के लोग आपस में एक दूसरे के त्योहारों पर भी सम्मिलित होते हैं, और ऐसे बस्तियों में भी ले चल सकते हैं जहां पर तमाम मुसलमान परिवार हैं और 1-2 हिंदू परिवार हैं, बड़े एक दूसरे को बड़े प्रेम से रहते हैं। शायद सूबे के मुखिया को यह पता नहीं है कि किस प्रकार से प्रदेश को चलाना है। शायद उनसे प्रदेश संभल नहीं रहा है। प्रदेश के विकास का पहिया जाम होने पर ऐसा ना हो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता उनसे सवाल करे कि आखिर इन समस्याओं का निराकरण कब होगा, कब रोजगार मिलेंगे, कब स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक होगी, कब शिक्षा का स्तर ठीक होगा, और किसान की आय कब दोगुनी होगी, कब जीडीपी उन्हें ठीक होगी। ये सारी व्यवस्थाओं पर जब बात होगी तो इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए भड़काना चाहते हैं, बेमनस्यता पैदा करना चाहते हैं, लोगों को वास्तव में ये हिंदू और मुस्लिम में उलझा कर रखना चाहते हैं। बड़ा ताज्जुब होता है। अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे जगह जगह की, भैया अभी आपसे पूछा जाए, आप प्रदेशों की बात करते हैं, आपके ही खुद के राज्यों में आपके बीजेपी के नेता एक दलित व्यक्ति के ऊपर पेशाब करते हैं, दलित व्यक्तियों के साथ अत्याचार होता है, सामूहिक बलात्कार करने में आपके लोग निकलते हैं, तमाम जगह सामूहिक हत्याएं होती हैं। देवरिया का ब्राह्मण परिवार की हत्या हो, कौशाम्बी का तेहरा हत्याकांड हो, औरैया का दोहरा हत्याकांड हो, अंबेडकर नगर का हत्याकांड, प्रयागराज का हत्याकांड, सुल्तानपुर का नृशंस हत्या, और कितनी जगह की अगर गिनाई जाए तो बहुत बड़ी लंबी फेहरिस्त है। डाटा रखकर बात करना चाहते हैं तो डाटा रखकर जिस दिन समय हो उस दिन बैठ जाएं। मैं सारे डाटा के साथ, आप भी बैठ जाइए, सारे डाटा के साथ हम भी बैठ जाएंगे। लेकिन सही बात तो यह है कि ये उत्तर प्रदेश डाटाओं से चलने वाला नहीं है। ये डाटा वाटा इनसे काम नहीं होना है। आप उत्तर तकलीफ हुई है राहुल गांधी के ऊपर, उन्होंने सीधे सीधे टारगेट किया है। कांग्रेस को तकलीफ हुई है? देखिए, कांग्रेस को तकलीफ है। हमारे नेता को आप कुछ भी गलत कहेंगे, आपको छोड़ेंगे हम। सबसे बढ़िया उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, जब भी ये योगी जी बोलते हैं, इनका बोलने का लहजा क्या होता है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई कार्टून बोल रहा हो। सबसे बड़ा नमूना तो उत्तर प्रदेश ने देखा है। क्या जनता नहीं जानती इस बात को? रही बात उत्तर प्रदेश में रिपीट होने की, पहले भी सरकारें रिपीट हुई है साहब, कोई आज नई बात नहीं है। और जनता के पास में आपने जब 2017 के चुनाव में भी इनके यहां से खुलेआम ऐलान होता था कि हमने मुसलमानों पर भरोसा नहीं, मुसलमान गद्दार होते हैं, और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हमने किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं इनसे, आपने जब सरकार बनी तो सबसे पहले मोहसिन रजा को वक्फ बोर्ड का मिनिस्टर बनाया,
आपके ही एक बीजेपी के विधायक के साथ मेरी डिबेट थी। उस डिबेट में उनका जवाब ये था, बोले साहब वक्फ बोर्ड के लिए तो मिनिस्टर हिंदू मुसलमान होना चाहिए। जब आप मुसलमानों के वोट नहीं चाहते, मुसलमानों को टिकट नहीं दे, मुसलमानों को गद्दार कहते हैं, तो ये खुलकर आप उनका वोट क्यों लेते हैं? 3 तलाक पर आपको मुसलमान याद आते हैं, पसमानदा मुस्लिम के नाम पर आपको मुसलमान याद आते हैं, उनका वोट बटोरना हो तो आपको मुसलमान याद आते हैं। तब कहां चला जाता है आपका नफरत? तब आपको वोट चाहिए तो क्या होता है? चलिए ठीक है, सभी को समय देना है। आपकी प्रतिक्रियाएं आई क्योंकि सीधे टारगेट उन्होंने राहुल गांधी को किया है। हेमंत तिवारी मेरे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। हेमंत जी, बहुत स्वागत है आपका, लेकिन आपके जरिए मैं योगी आदित्यनाथ के इन पॉडकास्ट में चुने गए मुद्दों को समझना चाहूंगा। समय आपको भी मैं उतना ही दूंगा, लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ ने इन मुद्दों को अपनी तरफ से चुना है, या फिर ये वो होता है ना, एक धारा प्रवाह, बोलते बोलते ये मुद्दे एक साथ आते गए, योगी आदित्यनाथ स्पष्ट तल्ख तरीके से बोलते गए? देखिए, आप इतने अच्छे एंकर हैं और जर्नलिस्ट हैं, टीवी जर्नलिस्ट हैं, आप जानते हैं कि इस लेवल पर इंटरव्यूज़ किस तरीके के होते हैं। मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन जो विषय है, एक बात जानिएगा कि योगी आदित्यनाथ इस वक्त यहाँ महंत नहीं हैं 5 कालिदास मार्ग में बैठ करके और लोकभवन में बैठ करके। वो राजनेता हैं और मुख्यमंत्री हैं, वो राजनीति करते हैं। राजनेता तो राजनीति करेगा ना, राजनीति कर रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, साल 2017 में जब बड़े बड़े दावेदार थे तो योगी आदित्यनाथ को ही क्यों मुख्यमंत्री बनाया गया? योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की एक दीर्घकालिक योजना थी। उनको मालूम था कि हमें भविष्य में किस स्तर की, किस डिजाइन की पॉलिटिक्स करनी है। भारतीय जनता पार्टी को बृहत्तर हिंदुत्व के अम्ब्रेले की पॉलिसी पर काम करना था। योगी आदित्यनाथ आए, और आप तो सीनियर जर्नलिस्ट हो, बाकी इतने प्रवक्ता बैठे हैं। साल 2017 के पहले योगी आदित्यनाथ जी के जो बयान मुसलमानों को लेकर के होते थे, आप लोगों ने नहीं सुने क्या? सुने हैं। और इधर मैं देख रहा हूँ एक जो परिवर्तन थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कि बहुत सी चीज़ें की, एक अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में उनकी ख्याति हुई, लेकिन इधर कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि वो जो मुसलमानों का विषय आता है तब उनकी बात थोड़ा सा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एक तरीके से आक्रामक कह सकते हैं, अपेक्षाकृत वो हुई है। और उसमें भी मैं कुछ अचंभा नहीं देखता हूँ। अचंभा इसलिए नहीं देखता हूँ कि उनकी खुद की, उनकी पसंद की ये लाइन रही है और पार्टी की भी यही लाइन रही है। जाहिर सी बात है, जब उनकी लाइन है तो बोलेंगे, वही बोलेंगे जो समझा जा सकता है। कुछ नया थोड़ी बोला। कांग्रेस की बात है, कांग्रेस पर वो अक्सर इस तरह की बातें उन्होंने की है। राहुल गांधी को लेकर के इस तरह की बात की है। तो संपूर्ण दृष्टि से देखें, समग्र दृष्टि से, तो मुझे योगी आदित्यनाथ जी के जो जवाब रहे हैं सवालों के, जो भी सवाल किए गए हैं उस पर जो उन्होंने जवाब दिए हैं, कोई नया एंगल, नई चीज मैंने नहीं देखी है। और इतना तो जाहिर साहब स्वाभाविक सी बात है, आप अगर अखिलेश यादव से सवाल करेंगे और कोई धर्म आधारित सवाल करेंगे तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जब 80 और 20 की पॉलिटिक्स चल रही है देश में, 80% लोगों की पॉलिटिक्स एक पार्टी करने की कोशिश कर रही है, 20 के लिए कई लोग लड़े पड़े हैं। तो जब इस तरह की पॉलिटिक्स होगी तो ये बात उस वक्त लाजिम है जब इस देश में कट्टरता, ध्यान रखिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, जब इस देश में कट्टरता बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले, 10 साल पहले जो स्थितियां थीं, अब वो स्थितियां जमीन पे नहीं। मैं इसके लिए किसी को जिम्मेदार नहीं मानता हूं, लेकिन इसके लिए पॉलिटिक्स को जरूर जिम्मेदार मानता हूं। तो जाहिर सी बात है वो उसी लाइन पे काम करेंगे, उसी लाइन पे बोलेंगे जो उनकी पार्टी सोचती है, जो उनकी आगे की लाइन है। यही वजह थी आज योगी आदित्यनाथ को हिंदुत्व का, कट्टर हिंदुत्व का पोस्टर बॉय कहा जाता है। हेमंत जी एक माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। ये व्यू रचना आपके मुताबिक 2017 में की गई थी जो आज दिख रही है, या फिर आगे आने वाले 4-5 साल के लिए व्यू रचना करते हुए योगी आदित्यनाथ इस तरह के बयान दे रहे हैं? जरा इसमें समझा दीजिए। जी, बहुत सही बात है, बहुत सही सवाल है। देखिए, ऐसा है, यह व्यू रचना तो जाहिर व्यू रचना या नीति
रचना उसी वक्त हुई थी जब योगी जी को लाया गया था। तो स्वाभाविक सी बात है 2-4 साल के लिए तो ये पॉलिसी बनी नहीं थी, ये आगे के लिए बनी थी। और शनै शनै जैसे समय आगे बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदुत्व को लेकर के जो जातीय राजनीति के जवाब में एक हिंदुत्व का बृहत्तर छतरी जो बनाने की कोशिश है, उस छतरी बनाने की कोशिश में योगी आदित्यनाथ जैसे, जिनको आज की तिथि में मैं हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा मानता हूं पूरे देश में, वो और उस लाइन को और धार दे रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि यह लाइन आगे जारी रहेगी। राकेश त्रिपाठी जी से मैं इस बात का जवाब लूंगा। आपने सीधे पूरी चर्चा को केंद्रित करके यहां पर रख दिया। राकेश जी थोड़ा सा वक्त लूंगा, मेरे साथ संजीव उनियाल जी भी जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं यहां पर वर्जन ले लूं। फिर राकेश जी आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा जो अभी हेमंत जी ने अपने एनालिसिस में कहा और कपीश भाई ने जिन बात पर जोर दिया है, मुझे उम्मीद है आपने नोट किया होगा। संजीव जी, क्या जो हम कुछ सुन रहे होते हैं वो पहले से तय करके समय आने पर राजनीतिज्ञ चोट करने के लिहाज से सामने रखते हैं, या फिर मैं ये समझूं कि योगी आदित्यनाथ जी जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश को समझते हैं और क्योंकि लंबे समय तक सांसद रहे हैं तो केंद्र की राजनीति को भी वो समझते हैं। शायद आगे आने वाले राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए उन्हें यह मुफीद लगा कि वो पिच तैयार कर दी जाए जिस पिच पर विपक्षियों को खेलने के लिए हम बुलाएं। क्या यही किया है उन्होंने? अपनी पिच तैयार की है और विपक्षी उन सवालों पर आकर अब खेल रहे हैं। राजीव, ये कोई पहली बात मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई प्लान है अपने आप में कि अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो ऐसा कुछ निकलेगा और ऐसा नहीं बोलूंगा तो ऐसा नजर नहीं आएगा। ऐसा नहीं है। जब हम पैनल पर जाते हैं, मेरे सारे साथी भी आपसे बिल्कुल जो है ना मेरे से सहमत होंगे, तो हमारे कुछ रिश्तेदार, हमारे मित्र पूछते हैं कि क्या तुमको पहले से बता दिया जाता है कि हम ये टॉपिक बोलेंगे, हम ये प्रश्न पूछेंगे तो क्या सारा सेट होता है? तो ऐसा ही लगभग ऐसा है। और जब भारतीय जनता पार्टी के कोई स्टालवर्ट, उनकी जो मोड ऑफ ऑपरेंडी हम सब राजनीतिक लोग यहाँ थे जो उसको बड़ी करीबी से देखते रहते हैं, तो मुझे लगता है स्वतंत्र चिंतन करने का एक अवसर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी देती है, अगर कोई आइडियोलॉजी देती है, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी देती है अपने चीफ मिनिस्टर्स को लेके। जहां पर की छोटी छोटी बातों के लिए कोई परिवार का मुखिया, यहाँ तो एक कई लोग तो ज्यादातर जो अपोजिशन में लोग बैठते हैं वो तो एक ही परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, तो एक ही घर में होते हैं, कहीं माता पिता होते हैं, कहीं पर जो बहू बेटे होते हैं, तो वो आपस में बातचीत करके उसी टाइम तय कर लेते हैं और फोन कर देते हैं। परंतु यहाँ तो आप देख रहे हैं कि जब कोई, आपको पता है कि जब इस तरह की पार्टी होती है जो कि कैडर बेस्ड पार्टी होती है, जो कि संगठनात्मक पार्टी होती है, जो नीचे तक काम करने में विश्वास करने वाली पार्टी होती है, तो वहां इस तरह के मुझे लगता है कि दोषारोपण या उन पर वर्चस्व नहीं थोपा जाता। दूसरी बात, मैं एक और बात कहना चाहता हूं आपसे, जो मेरे मित्र कह रहे थे अभी मुझसे पहले जो बोल रहे थे, वो ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को योगी जी से अच्छा कोई व्यक्ति नहीं मिल सकता था, क्योंकि उनकी सारी बातों को, आरएसएस और बीजेपी की सारी बातों को, हिंदुत्व की बातों को इंप्लीमेंट योगी से अच्छा कोई नहीं कर सकता था। परंतु मुझे एक बात बताइए कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत सारे जो अपने अपने शिविरों को कर और अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं, वो भी रेस में थे। परंतु एक संत को लाना, जो कभी मुझे लगता है, बल्कि आप रिकॉर्ड देखेंगे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई भी दायित्व मंडल का, विभाग का, जिले का या किसी नगर का उनके पास कभी नहीं रहा। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक कभी नहीं रहे। तो उनको बनाना जो वो ये कह रहे हैं उससे बिल्कुल क्या इसके पीछे ये बात जरूरी नहीं है कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश की राजनीति है वो मठ के आसपास घूमती है, हम सबको पता है उनियाल जी, और वो मठ के आसपास घूमने के चलते शायद बीजेपी ये देख रही हो कि उससे पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा प्रभाव मिलेगा, इसलिए चुना गया हो। चलो राजीव, आपकी बात मानते हैं कि आप पहले मेरी बात से सहमत होना चाहिए आपको कि ये संघ के स्वयंसेवक। दूसरी बात, अगर ऐसा है तो कांग्रेस क्यों नहीं किसी मठाधीश को बना देती? क्यों नहीं ये सज्जन जो दूसरे को और बैठे हैं, वो एक ही परिवार के आसपास घूमते हैं, वो किसी मठाधीश को बना देते? गट्स चाहिए ये सब करने के लिए।
और जब उदारवादी सोच वाला कोई व्यक्ति वर्चस्व और संगठन के ऊपर बैठा होता है तो वो इस तरह की स्वस्थ सोच रखकर ऐसे व्यक्ति को जो है स्टेट का सरगना बनाने के लिए मादा रखता है। तो राजीव, आपकी बात का जवाब राजीव कि आपके सामने मैं समझ हेमंत जी, मैं आऊंगा, मैं एक एक करके सबको, मैं हेमंत जी आऊंगा, मौका दूंगा। नहीं, राकेश त्रिपाठी जी का भी रुख करूंगा, सुन तो लीजिए सर। राकेश त्रिपाठी जी, आपने हेमंत जी को भी सुना, आपने कपीश भाई को भी सुना, आपने अनिल शर्मा जी को भी सुना है, और उम्मीद है कि आपने इनके पॉइंटर्स नोट जरूर किए होंगे, क्योंकि जवाब इनके भी सीधे सधे हुए थे। अभी हेमंत जी ने जो बात घेरी है आपके आसपास, हेमंत तिवारी जी ने, क्या कहना है राकेश त्रिपाठी? मैंने पहली बात ही कही थी और मुझे लगता है कि मैं उसी बात को फिर दोहराऊंगा कि योगी